हम लोगों का डिस्कशन है आयुर्वेद में। एक तो परिभाषा कॉमन है, सभी जानते हैं उस परिभाषा को, और उस कॉमन परिभाषा ही प्रचलित है। हिताहितम सुखम दुखम आयुर्वेद हिताहितम मानव च यत्रोक्तम आयुर्वेद स उच्यते। तो ये परिभाषा सर्वमान्य है, कॉमन है, लेकिन ये सैद्धांतिक। आचार्य चरक ने कई तरह से इसको डिफाइन किया है। तो जो हिताहितम परिभाषा हम लोग सुखम दुखम करते हैं, ये मूल परिभाषा। लेकिन फिर प्रश्न आता है कि इस परिभाषा के व्यवहारिक स्वरूप क्या है, इसको व्यवहारिक रूप से हम कैसे जानेंगे इस परिभाषा को। हिताहितम सुखम दुखम आयुर्वेद से हिताहितम, इन सबके लक्षण भी होंगे। आयुर्वेद में क्या विषय वस्तु है, विषय वस्तु में इस आधार पर आयुर्वेद का क्या लक्षण आएगा। सैद्धांतिक रूप से तो हम जान गए कि हित की अहित की बात की जा रही है, हमारा लक्ष्य है सुख की प्राप्ति। लेकिन इस आयुर्वेद का वास्तविकता का आधार क्या है, जो हम व्यवहार कर रहे हैं उसका आधार क्या है। तो फिर आचार्य चरक 30वें अध्याय फिर आयुर्वेद का आयु का लक्षण बता रहे हैं। यहाँ आयु का लक्षण कहे तत्र आयुष चेतनानुवृत्ति। आयु क्या है, तो कंटिन्यूएशन ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना बनी रहे वो आयु है। और आयुर्वेद का फिर से परिभाषा और लक्षण बता रहे कि इसका व्यवहारिक परिभाषा अप्लाइड क्या है। वो तो सैद्धांतिक है, लेकिन व्यवहारिक रूप से हम कैसे जानेंगे आयुर्वेद का लक्षण क्या है। तो फिर इसने कहे, यहाँ पर कहे स्वलक्षणता आयुर्वेद के लिए, स्व यहाँ किसके लिए है, आयुर्वेद के, कि स्वलक्षणता अपने लक्षण से सूखा सुख को, फिर कहे हिता हितता परमाणा परमाणता आयुष अनायुष्याण द्रव्य गुण कर्म वेद्यत यत् अप्यायुर्वेद। फिर आगे कहते हैं कि तत्रायुष अनायुष्याण च द्रव्य गुण कर्माण केवलो उपदेक्ष, कि शास्त्र में केवल आयुष अनायुष द्रव्य गुण कर्म की ही बात की गई। यहाँ पर उन्होंने 4 अर्थ, पहला किया हिता अहित, हित और अहित के आधार पर उन्होंने आधार दिया कि आयुर्वेद के जो ये है, आयुर्वेद की रचना, उसका आधार क्या है, इसमें क्या विषय वस्तु रखा गया है। तो वहां कहे कि हिता हित हित अहित के आधार पर, सुख असुख के आधार पर, परमाणता परमाणता परमाण और परमाण के आधार पर, आयुष और अनायुष, आयु के लिए हितकारी या आयुवर्धक या आयु के लिए हानिकारक, द्रव्य गुण कर्म का जहाँ वर्णन है वह। तो इन्होंने यहाँ आधार दिए, मुख्य 3 आधार दिए। इन्हीं क्यों माने 4 में, हिता हित हित अहित के आधार पर, प्रमाण प्रमाण के आधार पर, सुख और असुख के आधार। क्योंकि फिर अंत में अप्यायुर्वेद कहके कह रहे हैं कि तत्रा आयुष अनायुष्याण, कि आयुष आयुवर्धक या आयु के लिए हानिकर, द्रव्य गुण कर्माणी, द्रव्य गुण कर्म का ही इसमें वर्णन किया जाए, स्पष्ट कर। तो यहाँ पर जो व्यवहार किया गया, इस व्यवहार में द्रव्य गुण कर्म का आधार बनाया गया हित अहित, सुख तो असुख था,
और प्रमाणिक होना चाहिए, प्रमाणतः। अप्रमाणतः जो है वो आयुर्वेद में ग्राह्य नहीं है। प्रमाणतः प्रमाणित होना चाहिए, यथार्थ ज्ञान होना चाहिए। अयथार्थ ज्ञान के लिए आयुर्वेद में कोई जगह नहीं। और 3 को ही रखे, द्रव्य गुण कर्म, यही है इसी का वर्णन किया। अब हम लोग जानते हैं कि आयुर्वेद के विषय वस्तु पदार्थ छह हैं जो प्रचलित है इस समय भारत में, कि सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म, समवाय। ये 6 आयुर्वेद के विवेच्य विषय हैं। तंत्रार्थ के रूप में भी देखें चरक के अनुसार, तो वहां भी शरीर, वृत्ति, हेतु, कार्य, करण, विधि आदि है 10 विवेच्य विषय हैं। लेकिन यहाँ जब आयुर्वेद का लक्षण कह रहे हैं तो केवल 3 को ही कह रहे हैं, द्रव्य, गुण, और यही तीनों। बाकी तंत्रार्थ या अन्य का, तो यहाँ ये स्पष्ट हो जाता है कि जो 6 पदार्थ है, 6 पदार्थ है, उसमें सामान्य और विशेष के सिद्धांत, द्रव्य के व्यवहार करने के ये सिद्धांत है। कोई भी द्रव्य, गुण या कर्म, इनका व्यवहार होता है तो वह उसका आधार क्या होता है, सामान्य या विशेष। जैसे हम लोग कहते हैं द्रव्य सामान्य, गुण सामान्य, कर्म सामान्य, द्रव्य विशेष, गुण विशेष, कर्म विशेष। तो पहले उन्होंने सिद्धांत को ही रखा विवेचित, सामान्य व विशेष। ये सामान्य और विशेष द्रव्य, गुण, कर्म के व्यवहार के सिद्धांत हैं। लेकिन मुख्य विषय क्या होता है, द्रव्य, गुण और कर्म, क्योंकि गुण और कर्म समवाय संबंध से द्रव्य में रहते। इसलिए यहाँ जब आयुर्वेद का लक्षण देने लगे, प्रकाशित करने लगे, तो वहां कहे कि द्रव्य, गुण और कर्म, इनका जहां पर वर्णन। अब एक प्रश्न और आता है कि यत्राश्रिता कर्म गुणा कारणम समवाय द्रव्यम, गुण और कर्म तो द्रव्य में ही रहते हैं, तो केवल केवल द्रव्य ही कह दिया जाए कि आयुर्वेद क्या है, तो द्रव्य विज्ञान है। लेकिन यहाँ गुण और कर्म भी कहे, तो जो हम लोग जानते हैं यह लक्षण द्रव्य का कि यत्राश्रिता कर्म गुणा कारणम समवाय द्रव्यम, तो द्रव्य के जो गुण होते हैं, तो भौतिकता के आधार पर हम गुणवाद 20 गुण मानते हैं। लेकिन कुछ गुण ऐसे भी हैं जो द्रव्य के व्यवहार का आधार है। वो गुण द्रव्य में अस्थायी रूप से, समवाय रूप से नहीं रहते, लेकिन उनका व्यवहार होता है। जैसे उदाहरण दें हम लोग, परादि गुण, पर और अपर। पर और अपर द्रव्य में तो अस्थायी रूप से रहते नहीं, समवाय रूप से, लेकिन उस द्रव्य के व्यवहार के आधार है कि इसके लिए श्रेष्ठ क्या है। वह स्थापक सर्वश्रेष्ठ क्या है, पर क्या है, तो आम्ल की जो है, आंवला पर है। और ये दूसरे कहेंगे कि अपर है। संख्या, संख्या तो किसी एक द्रव्य में रहता नहीं, लेकिन इतनी संख्या में इसका प्रयोग करें, 3 पीपली ले, तो ये संख्या पराद गुण है, लेकिन द्रव्य में समवाय रूप से। समवाय का यहाँ तात्पर्य ये समझिए कि व्यवहारिक रूप से, समवाय का दार्शनिक रूप से नहीं बल्कि व्यवहारिक रूप से। वही एक के लिए पर होगा, एक के लिए अपर होगा। मान लीजिए किसी ने श्रेष्ठ में कहे अपर, वय के लिए हम कह रहे हैं, तो हम कह दिए कि एक आया
मान लीजिए कोई आपका जूनियर, उससे कह दिए कि आप पर हैं, लेकिन आप अपने सीनियर के लिए क्या हैं, अपर हैं। एक ही व्यक्ति एक के लिए पर होगा और दूसरे के लिए अपर होगा। इसी तरह और भी जो गुण है, अभ्यास, अभ्यास किसी द्रव्य में स्थित रहने वाला तो नहीं है, लेकिन उस द्रव्य का जो व्यवहार हम करते हैं वो अभ्यास के आधार पर, चाहे वो व्यवहार वृद्धि करने वाला हो अभ्यास से या क्षय करने, जैसा कि आचार्य चरक ने कहा ना, समान गुणाभ्यासो ही वृद्धि करो भवत। किसी गुण का लगातार अभ्यास करे तो किसी को उसकी वृद्धि हो। तो ये परादि गुण तो द्रव्य में नहीं है, लेकिन ये द्रव्यों को प्रयोग करने का, द्रव्यों के व्यवहार करने के सिद्धांत है कहिए, या व्यवहार करने के आधार है। संयोग, विभाग, पर, अपर, अभ्यास, संस्कार, अब और इन गुणों के द्वारा जो द्रव्यगत गुण है उनमें प्रोसेसिंग से कुछ परिवर्तन भी किया जाता है। जैसे कहते हैं ना, संस्कार, संस्कार क्या है, संस्कारों गुणांतर अध्याय, गुणों में परिवर्तन ला देता है। तो ये तो अस्थायी रूप से किसी द्रव्य में नहीं रहता संस्कार। इसीलिए यत्रासिता कर्म गुणा कारण समाज द्रव्यम, गुण कर्म है द्रव्य में, लेकिन इनके अतिरिक्त व्यवहारिक रूप से भी कुछ ऐसे गुण माने गए हैं जो गुण इनके व्यवहार का आधार है। जैसे कारण, इच्छा, द्वेष, सुख दुख। मन आत्मा द्रव्य माने, द्रव्य है दोनों, आत्मा भी कारण द्रव्य में है, मन भी है, लेकिन मन और आत्मा, आत्मा के तो गुण इच्छा द्वेष नहीं है, लक्षण है। आत्मा में तो गुण नहीं है। इच्छा द्वेष, प्रयत्न, बुद्धि, सुख दुख, ये सब के सब जो है तो लक्षण है आत्मा के, आत्मा के गुण नहीं है। और न ही ये मन के गुण है, ये मन के भी गुण नहीं है। मन का गुण तो दो है, अणुत्वम एकत्वम च दो गुणों मन से स्मृता, ये मन के गुण भी नहीं है, फिर भी इन्हें गुण कहा गया। सुख दुख तो मन के विषय है, तो गुण को इसी अर्थ में क्या, व्यवहारिक दृष्टिकोण से यहाँ द्रव्य को अलग और गुण को भी अलग। इसी तरह कर्म, कर्म भी कहा गया। अब कर्म में है, ये तो द्रव्याश्रित कर्म होता है, लेकिन द्रव्याश्रित कर्म कर्म के अलावा एक चेष्टा वाला भी कर्म होता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि द्रव्य का एक लक्षण दिया गया, यत्राश्रिता कारण, यत्राश्रिता कर्म गुणा कारणम समायत द्रव्यम, गुण का भी एक लक्षण दिया गया, समवायतु निश्चय सहितं कारणम गुण, और उस गुण को वर्गीकृत कर दिया गया, जिसमें हम देख रहे हैं कि पराध गुण या इच्छा देश किसी द्रव्य में विशेष में रहने वाले गुण नहीं है, व्यवहारिक गुण, इसलिए गुण को। उसी तरह का कर्म में द्रव्याश्रित कर्म रहता है, लेकिन कर्म का लक्षण आचार्य चरक ने एक ही जगह पर एक ही अध्याय में दो दिया। एक तो दिया संयोगे च विभागे च कर्णम द्रव्यमाश्रितम कर्तव्य क्रिया कर्मम कर्मम नापेक्षते, अनपेक्षित कर्म, वो कर्म किसी की अपेक्षा नहीं करता। लेकिन वहीं पर एक दूसरा भी लक्षण देते हैं, प्रयत्नादि कर्मम चेष्टित मुच्यते, प्रयत्न आदि से भी कर्म करते हैं, वो क्रिया है जिसको हम चेष्टित करते हैं। अब
दोनों तरह के कर्म का व्यवहार है आयुर्वेद में। यदि द्रव्य में आश्रित कर्म है तो द्रव्य प्रयोग में, आहार प्रयोग में है, आहार के व्यवहार में, द्रव्य के व्यवहार में है। और फिर प्रयत्नादि चेष्टित कर्म है, तो जो चेष्टा से किया जाता है। आज हम लोग ही कर्म जो मानते हैं ना, वॉलंटरी और नॉन वॉलंटरी। नॉन वॉलंटरी अनपेक्षित कर्म है और वॉलंटरी चेष्टित कर्म है। इसका भी व्यवहार दिया गया। जैसे उदाहरण ले हम, चेष्टित कर्म है 3। वॉलंटरी एक्शन आयुर्वेद में 3 माने गए। काय, वाग, मनसस प्रवृत्ति कर्म, ये भी तो कर्म कहे गए। काय, वाग, मनसस प्रवृत्ति कर्म। कायिक, वाचिक और मानसिक जो चेष्टा है वो कर्म है। और ये कर्म का भी व्यवहार दिया गया, क्योंकि जो कर्म प्रज्ञापराध के संदर्भ में आया वो चेष्टित कर्म। धी धृति स्मृति विभ्रंश कर्मम कुरुते अशुभम प्रज्ञापराधम तम विद्या सर्वदोष प्रकोपन। ये कर्म तो चेष्टित है, द्रव्य से अलग है। और ये कर्म निर्भर करता है गुणों पर, सत्वरजतम पर। धी धृति स्मृति आपकी किससे प्रभावित है? अकर्मम कुरुते अशुभम कैसा? तो कायिक, वाचिक और मानसिक कर्म। यदि अशुभ करते हैं कायिक, वाचिक और मानसिक कर्म तो इसी को प्रज्ञापराध करते हैं। और इसका सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है? जैविक क्रिया। प्रज्ञापराधम तम विद्या सर्वदोष प्रकोपणम। दोष क्या है? जैविक इकाई, क्रियात्मक इकाई, बायोलॉजिकल। और सीधे प्रभावित कर्म उसको करना है। और जितना इसका आधार काला कर्मणा जोगा, ये जहां भी कर्म कहा गया चेष्टित कर्म के लिए कहा गया। तो इस तरह कर्म को भी यहाँ पर आयुर्वेद में देखेंगे, जितने विहार आदि तो सब क्या है? कर्म। तो द्रव्य केवल कह देते तो हमारा काम नहीं। इसी से द्रव्य को भी अलग कहे और गुण को भी और कर्म। ये कर्म है, अनपेक्षित कर्म है, बायोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं, नॉन वॉलेंट्री होते हैं। वो क्रियाएं किसी की अपेक्षा नहीं करते, वो कर्म। यही नहीं, कर्म से ही कर्म, चिकित्सा कर्म भी क्रिया और कर्म है, उसको भी क्रिया ही कहा गया। जा भी क्रिया भी जायन्ते शरीरे धात्वा समासा चिकित्सा, तो भी कर्म है, चिकित्सा कर्म। तो व्यवहारिक दृष्टिकोण से द्रव्य, गुण, कर्म तीनों का एक अपना स्वतंत्र, जैसा कि सामान्य और विशेष के संदर्भ में भी इसको प्रमाणित किया गया है कि द्रव्य समान, गुण समान और कर्म समान। तो द्रव्य का, गुण का या कर्म का अलग अलग, और इन्हीं तीनों का आपसी जो इंटर रिलेशन होता है, इन तीनों का इंटर रिलेशन, और इन्हीं तीनों के इंटर रिलेशन पर पूरी हमारी चिकित्सा आधारित है। अब जैसे दोष प्रकोप में भी कहते हैं, वो क्या है तीनों दोष? तो गुणों का वर्गीकरण है। 20 गुरुवाद गुण है, 7 गुण, 7 वात के, 7 पित्त के, 7 कफ के। और ये भी देखते हैं कि वात के विपरीत कफ का गुण, कफ के विपरीत पित्त का गुण, पित्त के विपरीत वात का गुण। तो इन गुणों को ही, गुरुवाद गुणों को एक क्लासिफाई कर दिया गया। और यही गुण जो द्रव्याश्रित हैं, इन्हीं के आधार पर, जैसे उदाहरण दें षडुपक्रम, ये क्या है? गुण ही है, गुण है। अब गुणों का ही व्यवहार है। रुक्षण, स्नेहन, स्निग्ध गुण बढ़ाना, रुक्षण, रुक्ष गुण बढ़ाना, ये गुण ही है।
लेकिन ये गुण क्या है, इनका व्यवहार कैसे किया है द्रव्या से, कि कौन सा द्रव्य दे तो रूक्षण होगा, कौन सा द्रव्य दे तो अस्नेह। यही नहीं, बीज भी क्या है, गुण ही है, और समस्त चिकित्सा भी हमारी गुणों पर ही है। लेकिन जो उनका व्यवहार होता है, जो हमारी गतिशीलता होती है, उसको हम व्यवस्थित करते हैं, उसी को कर्म भी कहा गया। चिकित्सा कर्म, चिकित्सा क्रिया है। तो इनका अब द्रव्य ही है, अब एक एक चले तो द्रव्य में अर्थ केवल आहार और औषधि नहीं है, द्रव्य को भी दो रूप में रखा गया। एक तो भौतिक द्रव्य, शरीर भी है, भौतिक है, और आहार, औषध, सब के सब क्या है, भौतिक है, पंचभौतिक है। तो कहा गया कि द्रव्य का ये भी एक ग्रुप, और एक दूसरे ग्रुप का भी वर्णन किया गया जिसे कहा गया अध्यात्म द्रव्य। मनोबुद्धि, अर्थ, मन, बुद्धि, उनके विषय जितने हैं, इनको कहा गया कि अध्यात्म। ये भी द्रव्य है, लेकिन कैसे हैं, अध्यात्म। और दोनों तरह के द्रव्यों को अधिष्ठान माना गया। पंचभौतिक शरीर को भी अधिष्ठान माना गया रूप का, और दूसरा जो अधिष्ठान है मन, वो भी क्या है, द्रव्य ही है, लेकिन वो कैसा द्रव्य है, अध्यात्म। तो इस तरह द्रव्य का एक विस्तृत क्षेत्र किया गया। आयुर्वेद में दोनों अर्थों में, दोनों तरह के, दोनों अर्थों में इसका व्यवहार। यदि कर्म और गुण को अलग न ले, केवल द्रव्याश्रित हूं, तो हमारे यहाँ एक और चिकित्सा है, अद्रव्यभूत। अद्रव्यभूत चिकित्सा भी है। उसमें जो किया जाता है, प्रोसेस, क्रियाएं हैं, कर्म है, वो कर्म है सर। वो कर्म को स्वतंत्र मानकर ये कर्म करें, प्रायश्चित करें, ये सब विधान है। धारण करें, मंगल कर्म करें, यज्ञ करें, ये सब क्या है, कर्म है। तो इनका भी व्यवहार है। केवल द्रव्यासी कर्म मान लेते तो काम नहीं, ये भी कर्म है। यज्ञ के लिए कहा गया है, यज्ञो श्रेष्ठ तमाय कर्मम, सभी कर्मों में श्रेष्ठ यज्ञ है, ये भी तो कर्म है। और अद्रव्यभूत चिकित्सा के अंतर्गत इनको भी रखा गया है। तो तीनों का व्यवहार है, कहीं द्रव्य चिकित्सा, कहीं गुण का चिकित्सा, और कहीं कर्म। और इसी के तीनों को इस पैमाने पर रखा गया है कि कौन सा द्रव्य हित है, कौन सा अहित है, कौन सा गुण हित है, कौन सा अहित है, और कौन सा कर्म हित है और कौन सा अहित। इसी आधार पर सुख, तो कौन सा कर्म सुखदायक है, कौन असुखदायक है, कौन सा द्रव्य सुखदायक है, कौन सा असुखदायक है, कौन सा गुण। तो ये जो आयुर्वेद में व्यवहार किया गया, इन तीनों का व्यवहार, इसीलिए यहाँ तीनों को ये रखे, और तीनों को फिर इंटर, जो भी व्यवहार होते हैं द्रव्य में, सामान्य द्रव्य के आधार पर, गुण के आधार पर, और कर्म के आधार पर, जो भी है, ये तीन। इनमें अब ये एक बनाई थी पैमाना। बार बार उपदेश कहा जाता है ना, प्रायः स्टूडेंट कहते हैं कि आयुर्वेद बाबा का उपदेश है, कि हर जगह उपदेश दिया गया है, साधु बाबा का उपदेश है। नहीं, वो क्रियाओं का, बिहार का व्यवहार है। और आयुर्वेद में पहले ही कहा गया कि द्रव्य गुण कर्म, इनको किस आधार पर किया गया है, सुखकर असुखकर, आयुष अनायुष्य। अब हम देखेंगे कि केवल द्रव्य ही नहीं, बहुत सारे द्रव्यों में देखेंगे, ही कहीं थी नहीं,
हानि लाभ रोग कारक नहीं, बल्कि ये भी देखेंगे सीधे कहा गया कि ये औसत आयुष्य है, ये अनायुष्य है, सीधा इसका कहा गया। जैसे उदाहरण लें हम लोग रसायन, रसायन जब पढ़ेंगे तो उसमें आएगा आयुष्य, ये आयुष्य है। फिर देखेंगे अगले प्रकरण में तो पारदाराभिगमन क्या है, आयुभ्रासक, अनायुष्य है। तो सीधे रूप में कह दिया गया कि ये आयुष्य है और ये अनायुष्य है। बहुत सारे देखेंगे औषध द्रव्य, आहार द्रव्य भी तो लिखा है सुखप्रदम, वहां डायरेक्ट कहा गया कि ये औषध ये आहार क्या देते हैं, सुखप्रदम, सुख देने वाले हैं। फिर देखेंगे कुछ द्रव्यों में कहा गया है सदा हितकर, हितकर द्रव्य का उदाहरण दिया गया कि ये सदैव क्या होते हैं, हितकर। और कुछ द्रव्यों को कहा गया कि ये अहितकर हैं, ये हर हालत में अहितकर ही होते हैं। तो वो केवलोपेक्ष कहा गया, जितना भी व्यवहार देखेंगे तो ये जितना ये दे आयुष अनायुष हित अहित, ये सब सबके सबका सीधे व्यवहार भी दर्शाया गया है तीनों के तीन। ये कहे कि यही व्यवहार, फिर इन्हीं तीनों पर द्रव्य गुण कर्म पर ही पूरा आयुर्वेद। द्रव्यवाद में हम लोग जानते हैं कि 9 कारण द्रव्य है, खादिन्यात्मा मना कालो दिशा द्रव्य संग्रह, पहला उन्होंने द्रव्य को कहा। अब इसका आधार क्या है द्रव्यवाद का, कि इसी पर आयुर्वेद की मौलिक विधि, फंडामेंटल। यदि इन द्रव्यों को आत्मसात कर लेते हैं, आत्म कर लेते हैं, तो सुख रिजल्ट आता है, और नहीं आत्म किए, एडजस्ट किए तो दुख। इसी से 9 कारण द्रव्य बताए गए हैं। इनमें यदि 5 महाभूत खादि उनको एडजस्ट नहीं करते, तब पहला रोग का कारण क्या है, असात्मेंद्रियार्थ संयोग। पहला ही कारण असात्मेंद्रियार्थ संयोग का अर्थ क्या हुआ, यू आर नॉट गोइंग टू एडजस्ट द पंचमहाभूत। फिर दिया गया दूसरा प्रज्ञापराध, मन आपका एडजस्ट नहीं हुआ, मन आत्मा सम्यक नहीं हुआ, रजगुण से आवृत रहा, तब रोग होगा, कारण उसका क्या होगा, प्रज्ञापराध। और काल दिशा को एडजस्ट नहीं किए, तब क्या होगा, परिणाम। ये जो हम लोग को विधान दिया गया है, उदाहरण दीजिए, ऋतुचर्या क्या है। ऋतुचर्या का तात्पर्य है कि हम उस काल को कैसे एडजस्ट करें। ग्रीष्म ऋतु है तो ग्रीष्म ऋतु को हम कैसे एडजस्ट करें, साथ में बनाए। शीत ऋतु है तो शीत ऋतु को हम कैसे साथ में बनाए। तो हम यहाँ काल को एडजस्ट, इंद्रियों के थ्रू पंचमहाभूत को एडजस्ट, और मन या मानसिक फैकल्टी, मेंटल फैकल्टी आपकी जो है वो यदि एडजस्टेड है तो हम डिसीजन सही लें, और नहीं तो धृति स्मृति ये यदि सही नहीं है, ये नॉर्मल नहीं है, तब अनेक प्रकार के रोग होंगे, या इसको कहा गया प्रज्ञा। अब इसी में जितने अभी बताए कि जो कर्म है हमारे चेष्टित कर्म, वो चेष्टित कर्म ही सारे रोगों के कारण, जिसे कहा गया है ना आचार चरक विशेषकर, कि सारे रोगों का मूल क्या है, प्रज्ञापराध। अप्रज्ञापराध क्या है, तो चेष्टित कर्मों का अशुभ यानी गलत ढंग से करना।
कायिक, वाचिक और मानसिक। और ये आयुर्वेद के कारण, यही मूल कारण। तो द्रव्य पर भी देखें कि हम पूरा आयुर्वेद आधारित है, गुण पर पूरा आयुर्वेद को बांधा हुआ है। जो भी हम अध्ययन करते हैं आहार, औषध आदि का, चिकित्सा का, उस सबका सुख क्या है? गुण ही। अभी बताए कि त्रिदोष क्या है? गुणों का वर्गीकरण। एक बेसिक वर्गीकरण और गुणों का किया गया, जो 20 अवरोध के संदर्भ में 20 गुरुवाद गुणों में 10 को डिफेंसिव मान लिया गया, 10 को अटैक कर दिया। और जो हमारा डिफेंस सिस्टम है, उनका बेसिस क्या है डिफेंस सिस्टम का? तो गुण ही है कि ये 10 गुण जहां जहां मैक्सिमम पाए जाएंगे, अधिक पाए जाएंगे, ओज ग्रुप का है। और इस तरह के गुण जिसमें पाए जाएंगे वो 20। तो जो हमारा बेसिस भी है वो पूरा आयुर्वेद। चिकित्सा भी बताए कि षडोपक्रम क्या है? गुण ही है उसी। और कर्म, कर्म का जहां किया गया अनपेक्षित कर्म है, जितने बायोलॉजिकल फंक्शंस हैं, जैविक क्रियाएं होती वो अनपेक्षित होती है और बाकी चेष्टित होती है। तो ये कर्म, कर्म का अर्थ ही क्या हुआ? क्रिया गतिशील। क्रि विक्षेपो, क्रिया का अर्थ ही है विक्षेप, गति, गतिशीलता। फिर लौकिक कर्म भी जो बताए गए, उनका व्यवहार कर्म का अलग शरीर में है। लौकिक कर्म कहते हैं उत्क्षेपणम, अवक्षेपणम, आकुंचनम, प्रसारणम, गमनम। ये लौकिक कर्म बताए गए। तो इनकी द्रव्याश्रित नहीं, इनकी भी स्वतंत्र है। शरीर में भी यही क्रिया है, केवल गति की। ये सब क्या है? केवल गति है। उत्क्षेपणम मूवमेंट टू अपवर्ड, अवक्षेपणम मूवमेंट टू डाउनवर्ड। आकुंचन मूवमेंट टू इन, कर्म। और यही कर्म बताया। जैसे उदाहरण स्वरूप एक हम लोग हृदय को, हृदय में 5 क्रियाएं होती है, उत्क्षेपणम, अवक्षेपणम, आकुंचनम, प्रसारणम, गमनम। ये है। इसके अलावा जितनी हमारी प्रोसेसिंग विधि, टेक्निक्स, जो तंत्रार्थ में चरक ने स्वीकार भी किया, 9वां विधि, करण और विधि लास्ट, वो सब क्या है? कर्म से ही सब। तो इसीलिए केवल द्रव्यवाद कर देते हम तो हम लोग का आयुर्वेद पूर्ण नहीं। इसी से जब आयुर्वेद की पूर्ण परिभाषा और लक्षण कहने लगे आचार्य चरक, तब उन्होंने कहा कि हितता, अहितता, हित और अहित के आधार पर, सुख तो असुखता, सुख और असुख के आधार पर, प्रमाणतः प्रमाणतः, प्रमाण और अप्रमाण के आधार पर, आयुष अनायुष्याणम, आयुष और अनायुष के आधार पर द्रव्य गुण कर्म का जहां पर वर्णन हो उसे आयुर्वेद। और ये आयुर्वेद की व्यवहारिक परिभाषा, जो हिताहितम सुखम दुखम हम लोग जाने, उसका व्यवहार क्या होगा, उसको कैसे जानेंगे, उसका लक्षण क्या होगा। तो यहाँ पर उन्होंने आकर स्पष्ट किया, उनके लक्षण का आधार है द्रव्य गुण कर्म, और इन तीनों का ही अध्ययन यहाँ करना है। इन द्रव्य गुण कर्म का व्यवहार का सिद्धांत है सामान्य वर विशेष, और समवाय इनमें स्थायी। तो इस तरह 2 प्रमुख परिभाषाएं आयुर्वेद की, एक हिताहितम है, वो सिद्धांत है, और उसी परिभाषा का द्रव्य गुण कर्म का ज्ञान व्यवहार है। उस सिद्धांत का ये व्यवहार है। तो इस तरह आयुर्वेद में जो परिभाषित किया गया
वो एंटायर सबको, जैसे पिछले में हम लोग हिताहितम में जाने थे कि इसका क्षेत्र बहुत व्यापक है, इसी तरह हम लोग देखें कि द्रव्य का भी क्षेत्र व्यापक है, गुण का भी क्षेत्र व्यापक है। कुछ गुण है जो द्रव्य में सेटल्ड होते हैं, लेकिन कुछ गुण ऐसे भी हैं जो उसके व्यवहार का आधार होता है, और कुछ गुण ऐसे हैं जो हमारे जीवन व्यवहार है, जैसे इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, बुद्धि, प्रयत्न, ये क्या है? हमारे जीवन व्यवहार। इस तरह गुण का भी उन्होंने क्षेत्र बड़ा किया। द्रव्य में भी अध्यात्म द्रव्य को अलग करके इसका भी क्षेत्र बड़ा कर दिया। और आयुष अनाश्रम, यदि इन द्रव्य गुण कर्म आदि का प्रमाणता परमता हिस्सा करें तो निश्चित रूप से आयुष हमारा लास्ट में उद्देश्य क्या जाता है? आयुष अनाश्रम, आयु को बढ़ाना और आयु हरासक पर विचार। क्या आयु हरासक है उसको छोड़ना, क्योंकि आचार्य चरक ने जब चरक संहिता प्रारंभ हुई तो वहां पर हमारे खोज का लक्ष्य ही था, वो लक्ष्य ही था आयुष, आयु बढ़ाना। दीर्घ जीवितम अन्वेक्षण भरद्वाज का हमारा लक्ष्य ही था आयु बढ़ाना। इसी से यहाँ आचार्य चरक ने कहा यहाँ कि तत्र आयुष अनाश्रणी च द्रव्य गुण कर्माणि केवलेन उपदिश्यते। केवल आयुर्वेद में आयुष और अनायुष से द्रव्य गुण कर्म का ही केवल उपदेश किया गया है। तो ये आयुर्वेद का दूसरा डेफिनेशन था। और कोई क्वेरी हो तो कलेक्ट कीजिए किसी से, बच्चों से, इंक्वायरी पर हो जाएगा। ठीक।